हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज की इस वीडियो में देखेंगे श्वसन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मानव में श्वसन और मानव में श्वसन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन के प्रथम पार्ट में हमने अध्ययन किया था श्वसन क्या होता है और श्वसन कितने प्रकार का होता है, जिसमें कोशिकीय श्वसन का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को देखा था और किस प्रकार से पादपों में गैसों का आदान प्रदान, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान तथा जलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान एवं स्थलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान हमने श्वसन के प्रथम पार्ट में देखा। अब इस श्वसन के सेकेंड पार्ट में हम मानव में श्वसन एवं श्वसन तंत्र का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मनुष्य चूंकि एक स्थलीय जीव है, स्थल में रहने वाला जीव है, अतः ये फेफड़े की सहायता से श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करता है या फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। मनुष्य में श्वसन के लिए एक विकसित श्वसन तंत्र होता है। ये आप मनुष्य का चित्र देख रहे होंगे और इसमें उपस्थित श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख रहे हैं। श्वसन तंत्र कई भागों में विभक्त होता है तथा अलग अलग विशेष कार्यों के लिए बना होता है। श्वसन तंत्र में उपस्थित हर भाग का या हर अंग का अलग अलग कार्य होता है, उसको देखेंगे। मानव चूंकि स्थलीय जीव है तो इसमें श्वसन तंत्र संपूर्ण रूप से विकसित होता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत प्रथम पार्ट हम देखेंगे नासिका, नासाद्वार, श्वसन नली, ट्रैकिया, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कूपिका आदि का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो श्वसन में श्वास की प्रक्रिया नासाद्वार के माध्यम से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कहीं अगर प्रवेश करना है तो द्वार के माध्यम से ही प्रवेश किया जाता है। जैसे कि पोषण में हमने देखा था कि पोषण की प्रक्रिया में प्रवेश द्वार मुख का काम करता है, उसी प्रकार श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वसन मार्ग का श्वसन द्वार हम नासा को कहेंगे, नासा को कहेंगे। श्वसन तंत्र का मुख्य द्वार नासा द्वार होता है। इसके नीचे मुख उपस्थित होता है, जिसमें से श्वास नली के माध्यम से ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। वहां पर ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है तथा फेफड़ों में ही कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है, जिसको जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वातावरण या पर्यावरण में मुक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं नासिका या नासाद्वार, इसको विस्तार पूर्वक क्या होता है। मनुष्य में वायु नासाद्वार से होकर शरीर के अंदर जाती है। मनुष्य में वायु नासाद्वार से होकर शरीर के अंदर जाती है। नासाद्वार के ठीक अंदर महीन बाल होते हैं। आप अपने नाक में महसूस करते होंगे कि नाक में छोटे छोटे महीन बाल होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि ये बाल अंदर जब हम श्वास लेते हैं, श्वास को ग्रहण करते हैं, तो उनको फिल्टर करने का काम करता है, उनको छानने का काम करता है। अतः हम नाक में उपस्थित बालों को एक छनित्र की तरह देख सकते हैं, एक छलनी की तरह देख सकते हैं, जो वायु को छानने का काम करता है। जैसे कि हम वायु या श्वास लेते हैं, वायु को जब अंतर्ग्रहण करते हैं तो उसमें कई प्रकार के धूल के कण और कई प्रकार की अशुद्धियां विकसित होती हैं। अब इसी नासाद्वार में नाक के अंदर बाल उपस्थित होते हैं और नासाद्वार की आंतरिक दीवारों में एक प्रकार के म्यूकस का श्रावण होता है, एक श्लेष्मा का श्रावण होता है, एक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण होता है। बाल उस वायु को छानने का काम करते हैं, जिसमें से धूल के कण
ये जो नाक के अंदर म्यूकस का श्रावण होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे पदार्थ में वायु के या वायु में उपस्थित धूल के कण चिपक जाते हैं। वायु को छानने का काम नासा में या नाक में उपस्थित बाल करते हैं और वह वायु को अंदर ना ग्रहण किया जा सके, इसके लिए नाक में उपस्थित म्यूकस या श्लेष्मा उस धूल के कण को, उन धूल के कणों को अपने आप में चिपका लेती है, जिससे वायु को शुद्ध किया जा सके या उनसे अशुद्धियों को छाना जा सके। तो हम कह सकते हैं कि नाक में उपस्थित बाल और म्यूकस जो हम वायु ग्रहण करते हैं उनको छानने का काम करते हैं, ताकि उनमें अशुद्धियां ना रहें और हम शुद्ध वायु को ग्रहण कर सके, शुद्ध वायु ग्रहण कर सके। दूसरा होता है श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वास नली या ट्रैकिया। नासाद्वार से वायु कंठ में पहुंचती है, जहां से श्वास नली द्वारा फेफड़े अर्थात लंग्स में पहुंचती है। श्वास नली के माध्यम से वायु को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। श्वास नली में उपस्थित वलय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बने होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि वायु का मार्ग कोलैप्स नहीं हो या वायु अपना मार्ग भटके नहीं। इसलिए श्वास नली में उपास्थि वलय या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपस्थित होते हैं, जिससे वायु सीधा घूमती हुई श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है। तीसरा होता है श्वसनी ब्रोंकाई। श्वास नली आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। श्वास नली आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। श्वास नली आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी की एक शाखा एक फेफड़े में, एक शाखा एक एक फेफड़े में चली जाती है। श्वसनी की एक एक शाखाएं एक एक फेफड़े में चली जाती हैं। नाक के माध्यम से जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो उसे नासाद्वार कहते हैं। श्वास नली जो कि फेफड़ों को नाक से जोड़ने का काम करती है, जो कि आगे चलकर श्वसनी या दो भागों में विभक्त हो जाती है, जो कि एक एक फेफड़े में वायु को या ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। आगे होती हैं श्वसनिकाएँ। श्वसनी आगे जाकर ये जो दो भागों में डिवाइड होती है श्वसनी, वही श्वसनियाँ आगे जाकर श्वसनिकाओं में ब्रांकियोल्स में विभाजित हो जाती हैं। श्वसनी आगे जाकर पुनः कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। जब फेफड़ों में पहुंचती हैं तो यही श्वसनिकाएँ कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं या कई शाखाओं में बट जाती है। इन छोटी शाखाओं को श्वसनिकाएँ कहते हैं। श्वसनी जब विभाजित होती हैं यह कई शाखाओं में बट जाती है। इन्हीं को हम ब्रैंकियोल्स या श्वसनिकाएँ कहते हैं। अब आगे देखिए कूपिकाएँ। श्वसनिकाएँ फेफड़े के अंदर पहुंचकर गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत हो जाती हैं। अलंकृत हो जाने का मतलब है टर्मिनेट हो जाती हैं या बदल जाती हैं, या कह सकते हैं कि परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो श्वसनिकाएँ जब फेफड़ों में पहुंचती हैं तो गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती हैं और कूपिकाओं की संरचना बना लेती हैं, जिन्हें हम कूपिकाएँ कहते हैं। ये एक गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती हैं, जिनको हम कूपिकाएँ कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों में पहुंचने के बाद होती है। कूपिकाएँ नासाद्वार से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती हैं, जहां पर वायु इकट्ठी हो सके। वहां पर कूपिकाएँ नासाद्वार के माध्यम से जो वायु ग्रहण की जाती है तो वहां पर एक सतह उत्पन्न करती हैं या सतह प्रदान करती हैं, जिससे कि वहां पर वायु इकट्ठी हो सके, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। कूपिकाएँ जो कि फेफड़े में गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती हैं, वो वायु को एक माध्यम प्रदान करती हैं, जिससे वहाँ पर वायु का आदान प्रदान हो सके। चूँकि कूपिकाओं में
बहुत सारी या बहुत मात्रा में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का काम ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड करता है। तो फेफड़े में ये कूपिकाएं एक माध्यम प्रदान करती हैं जहां पर ऑक्सीजन का विनिमय हो सके, आदान प्रदान हो सके, या वायु का आदान प्रदान हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा सके और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा सके। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ये मानव की रिब्स है, या इन्हें हम पसलियां कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है, हमारा सीना फूल जाता है। ये पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, डायाफ्राम चपटा हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। जब ये डायाफ्राम जो यहाँ पर उपस्थित है ऊपर की ओर उठता है, ये पसलियाँ ऐसे चौड़ी हो जाती हैं या पसलियाँ फूल जाती हैं। परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है और इस कारण वायु फेफड़े के अंदर चूस ली जाती है। जब ये पसलियाँ फूल जाती हैं तो अंदर फेफड़ों का आकार बढ़ता है और नासा द्वार के माध्यम से ग्रहण की गई वायु इनमें भर जाती है। ब्लड से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ब्लड जो पूरे बॉडी से या शरीर के हर कोशिका से सर्कुलेट होकर वापस कूपिकाओं में आता है या फेफड़े में आता है, तो अपने साथ लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं में छोड़ देता है। कूपिकाएं रुधिर कूपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का ये जो कूपिकाएं होती हैं ये ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर बाहर की ओर वातावरण में पुनः श्वास के माध्यम से पहुंचा देती हैं और वायुमंडल से या वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन को पुनः ब्लड में या ब्लड वेसल्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे ब्लड उस ऑक्सीजन को पुनः शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फेफड़ा सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन में रिलीज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में और ऑक्सीजन का अवशोषण करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जो ब्लड के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए कूपिकाओं में या फेफड़ों में लाता है, उनको उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए और ऑक्सीजन का पुनः से अवशोषण करने के लिए जो समय चाहिए होता है, जो समय की आवश्यकता होती है, उसमें फेफड़े एक अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे कि उतना पर्याप्त समय मिल सके जिससे वायु का विनिमय हो सके। इस तरह श्वसन का चक्र श्वसन तंत्र की मदद से पूरा होता है और जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। ये श्वसन की प्रक्रिया बाधित हो जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच वायु का आदान प्रदान। फेफड़ों में उपस्थित कूपिका और रक्त तथा ऊतकों के बीच वायु का आदान प्रदान कैसे होता है? वायु जो कि O2 से समृद्ध होती है, जैसा कि आपको पता है कि जीव जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो कूपिका के माध्यम से जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो कूपिकाओं के माध्यम से रक्त वाहिका में पहुंचा दी जाती है।
ये रक्तवाहिकाओं में जो रक्त होता है और रक्त में उपस्थित आरबीसी, ब्लड वेसल्स में जो रक्त होता है और रक्त में जो उपस्थित आरबीसी होती है, और आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हाँ, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है उसके साथ ये ऑक्सीजन मिलकर HbO2 बनाती है, मतलब हीमोग्लोबिन O2 बनाती है और धमनियों के द्वारा और धमनियों के माध्यम से O2 ऊतकों में पहुंचती है। धमनियों के माध्यम से जब हीमोग्लोबिन O2 को अवशोषित कर लेता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है जो ऑक्सीजन के अवशोषण का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन O2 को अवशोषित कर लेता है और रक्त धमनियों के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर ऊतकों में पहुंचता है तो वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। उन्हीं ऊतकों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा देखेंगे, जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, CO2 का उत्पादन जब ऊतकों में हो जाता है तो CO2 रक्तवाहिकाओं में पुनः से मिल जाती है। रक्तवाहिकाओं में धमनियों के माध्यम से जो ऑक्सीजन को ले जाया गया था ऊतकों में, उन ऊतकों में जब ग्लूकोज का अपचयन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो CO2 का उत्पादन होता है और CO2 का जब उत्पादन होता है उसी CO2 को पुनः से जब रिलीज करना है वातावरण में या पुनः जब हमें श्वास छोड़नी है तो वही CO2 रक्तवाहिकाओं में मिल जाती है और CO2 का रक्त में विसरण हो जाता है रक्त वाहिका द्वारा। CO2 को कूपिका कोश में या फेफड़ों तक पुनः से वापस लाया जाता है। उसी CO2 का जिसका निर्माण ऊतकों में हुआ है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के पश्चात, उस CO2 को रक्तवाहिकाओं के माध्यम से पुनः से फेफड़ों में लाया जाता है और वहाँ पर कूपिका कोशिका में इसको रिलीज किया जाता है। CO2 का मोचन नासाद्वार के माध्यम से विसरण द्वारा हो जाता है, अर्थात ऊतकों में निर्मित CO2 को ब्लड वेसल्स के माध्यम से पुनः कूपिकाओं तक या कूपिका कोश तक जो कि फेफड़ों में उपस्थित होता है पहुंचा दिया जाता है और वहां से जब हम सांस छोड़ते हैं तो वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। अब यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से आप शॉर्टकट में देख लेंगे कि नासाद्वार के माध्यम से वायु को ग्रहण किया जाता है जो कि ग्रसनी कंठ से होते हुए श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में पहुंचने के पहले श्वास नली दो भागों में डिवाइड हो जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। ये एक एक फेफड़े में वायु को पहुंचाने का काम करती है और जब फेफड़ों में ये श्वसनी पहुंचती है तो श्वसनी कई श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। फेफड़ों में वायु जब पहुंचती है तो कूपिका कोश में उपस्थित ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है और रुधिर वाहिकाओं में पहुंचाया जाता है। तो आपने देखा कि मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। मानव का श्वसन तंत्र आपने विस्तार पूर्वक देखा और श्वसन के इस सेकंड पार्ट में आज का सवाल, आज का सवाल यह है कि ऑक्सीजन को
अवशोषित करने का काम अवशोषित करने का काम कहाँ होता है? ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम कहाँ होता है? और दूसरा सवाल ये है कि ऑक्सीजन का परिसंचरण संपूर्ण शरीर में कौन करता है? ऑक्सीजन का परिसंचरण संपूर्ण शरीर में कौन करता है? या आप कह सकते हैं कि शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जुड़े रहिए आप चित्रकूट एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछिए, और जो हमने आपसे सवाल पूछे हैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।